हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 16। इसका नाम है चैलेंजेस बिफोर इंडियन इकोनॉमी का नेक्स्ट टॉपिक, जो हमने अपने प्रीवियस चैप्टर वीडियो में छोड़ा था। हम अब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पॉवर्टी एलिमिनेशन मेजर्स की गरीबी को मिटाने के लिए कौन कौन से उपाय हमें करने चाहिए, यानी गरीबी निवारण के उपाय जो हैं हमें कौन कौन से हैं। फर्स्ट इसमें दिया है एक्सपेंशन ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़ की शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं का प्रसार करना। तो इससे हम कह सकते हैं द रूट कॉज ऑफ मोस्ट इविल इन द सोसाइटी इज़ इलिटरेसी। इन द एब्सेंस ऑफ एजुकेशन पीपल डू नॉट गेट द बेनिफिट अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी। कि समाज में व्याप्त अधिकांश बुराइयों की जड़ अशिक्षा है। शिक्षा के अभाव में व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य तथा उपलब्ध अवसरों का लाभ नहीं होता है। फिर हम बात करेंगे देयर इज़ नीड स्प्रेड एजुकेशन इन ऑल सेक्शन फॉर इरेक्टिकेटिंग poverty problems. As a result of attainment of education, the efficiency of labor and productivity will increase. कि गरीबी की समस्या के उन्मूलन हेतु सभी वर्गों में शिक्षा का प्रसार किए जाने की आवश्यकता है। शिक्षा की प्राप्ति के फलस्वरूप श्रम की कुशलता तथा उत्पादकता में भी वृद्धि होती है। By increasing health services, the skills and ability of poor can help in increasing the productivity. Education and health changes the general labor into human capital. Japan and America have become economically developed due to human capital. Therefore, the government should expand education and health services in the poorer sections. कि स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार द्वारा भी गरीबी की कुशलता एवं योग्यता को बढ़ाकर उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। शिक्षा तथा स्वास्थ्य सामान्य वर्ग को मानव पूंजी में परिवर्तित कर देते हैं। मानव पूंजी के कारण ही जापान तथा अमेरिका आर्थिक शक्ति बन पाए हैं। अतः सरकार को गरीब वर्गों में शिक्षा का प्रसार एवं स्वास्थ्य सेवाओं का तेजी से विस्तार करना चाहिए। सेकंड, अगर हम इसमें बात करें तो इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कि रोज़गार के अवसरों में वृद्धि करनी चाहिए, जिससे कि हम जो है पोवर्टी को कम कर सकते हैं। देयर इज़ अ डीप को रिलेशन बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड पोवर्टी, दे को एग्जिस्ट। दिस प्रॉब्लम कैन बी डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. Those people in the society who have skill or abilities can be brought out of the poverty circle by encouraging self-employment and providing resources. कि बेरोजगारी तथा गरीबी में गहरा संबंध है। इन दोनों समस्याओं का सह अस्तित्व पाया जाता है। अतः रोजगार के अवसरों में वृद्धि करके गरीबी की समस्या को समाप्त या कम किया जा सकता है। समाज के जिन व्यक्तियों के पास कौशल या योग्यता है उन्हें स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहित करके तथा संसाधन उपलब्ध करवाकर गरीबी के जाल से बाहर निकाला जा सकता है। फिर हम बात करें कि किस तरह से पुअर पीपल लैकिंग इन स्किल can increase their purchasing power by earning wages. However, many programs of employment and self-employment have been started by current and former government, but they were not enough to solve the problem of poverty. It is necessary to increase employment opportunities and reduce poverty by making education more employable. ऐसे गरीब जिनमें कौशल का अभाव है उन्हें मजदूरी रोजगार प्रदान करके उनकी क्रय शक्ति में वृद्धि की जा सकती है। यद्यपि मजदूरी रोजगार एवं स्वरोजगार के अनेक कार्यक्रम वर्तमान तथा पूर्व सरकारों द्वारा चलाए गए हैं, लेकिन इनसे जो है इतने पर्याप्त नहीं थे कि गरीबी की समस्या का समाधान कर सकें। गरीबी निवारण हेतु शिक्षा को अधिक रोजगार परक बनाकर रोजगार के अवसरों का विस्तार करना आवश्यक है। थर्ड, अगर हम बात करें इसमें तो नीड टू कंट्रोल सोशल इविल कि जो हमारी सामाजिक कुप्रथाएं हैं उनको हमें नियंत्रण करना होगा, उनको हमें रोकना होगा। इविल प्रैक्टिसेस इन इंडियन सोसाइटी कीप लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज फॉर डिफरेंट सेक्ट्स ऑफ सोसाइटी एज वेल एज इंडिविजुअल एंड दस कीप्ट them poor. Many social practices such as marriage and death cause heavy unproductive expenditure by which the poor person gets trapped and he is not freed from the clutches of poverty. कि भारतीय समाज में व्याप्त कुप्रथाओं ने समाज के विभिन्न वर्गों एवं व्यक्तियों के लिए अवसरों को सीमित रखा तथा उन्हें लगातार गरीब बनाए रखा। अनेक सामाजिक प्रथाएं जैसे शादी या मृत्यु के समय किया जाने वाला भारी व्यय
अनुत्पाद व्यय है, जिसमें गरीब व्यक्ति ऋण के जाल में फंस जाता है और वह कभी भी गरीबी के चुंगल से मुक्त नहीं हो पाता है। इंडियन इंडिविजुअल ऑल्सो बिकम्स स्ट्रेस कंसिडरिंग पॉवर्टी एज अ decrease of fate unless these miscreants in society and culture are removed, them only poverty reduction seems possible। कि भारतीय गरीब व्यक्ति जो है गरीबी को भाग्य की देन मानकर भी प्रयासहीन हो जाता है। समाज तथा संस्कृति में व्याप्त इन कुप्रथाओं को जब तक दूर नहीं किया जाता तब तक गरीबी निवारण संभव प्रतीत नहीं होता है कि हम गरीबी को रिमूव कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करें कि पॉपुलेशन, डी टॉपिक इसमें है पॉपुलेशन कंट्रोल। इंडिया इज़ द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस। कि भारत जो है विश्व का दूसरा बड़ा जनसंख्या वाला देश है और आज़ादी के बाद द स्प्रेड ऑफ हेल्थ सर्विसेज डिक्रीज। कि स्वास्थ्य सेवाएं तो हमने जो है डिक्रीज़ की एंड डेथ रेट जो है स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी करके हमने क्या किया, जो हमारी मृत्यु दर है उसको कम कर लिया, बट द एक्सपेक्टेड इंप्रूवमेंट इन द बर्थ रेट डिड नॉट टेक प्लेस। लेकिन जन्म दर को जो कम करने के जो हमारा लक्ष्य था उसमें अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। जन्म दर तथा मृत्यु दर के मध्य अंतर बढ़ने के कारण भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ी। इस तेज़ वृद्धि के कारण गरीबों की जो थोड़ी बहुत संपदाएं हैं उनका तेजी से विभाजन होता है तथा गरीब व्यक्ति अधिकाधिक हम कहें कि गरीब हो जाता है। बच्चों की संख्या अधिक होने के कारण गरीब परिवार उनके लिए शिक्षा तथा स्वास्थ्य भी नहीं जुटा पाता है। अतः गरीबी जो है निवारण हेतु जनसंख्या वृद्धि दर पर नियंत्रण लगाया जाना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें नेक्स्ट ई पॉइंट है रीच द बेनिफिट टू टारगेटेड पर्सन्स और कम्युनिटी। कि लक्षित व्यक्ति या समूह तक लाभ को पहुंचाना। कि जो हमारा टारगेटेड व्यक्ति है उस तक जो बेनिफिट्स हैं वो पहुंचने चाहिए। फॉर द एडिक्शन ऑफ पॉवर्टी मैनी एम्बिशियस स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स रन बाय द गवर्नमेंट। कि सरकार के द्वारा बहुत सारे स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स जो हैं उनको रन किया गया, बट देयर आर मैनी लीकेजेस इन इट। लेकिन बहुत सारी कमियां उनमें रही, ड्यू टू विच वी फेल टू गेट एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। जिससे हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे या जो हमारी संभावनाएं थी वो परिणाम हमें नहीं मिले ड्यू टू दीज लीकेजेस। और इन कमियों के कारण अ मेजर प्रोपोर्शन ऑफ द एलोकेटेड रिसोर्सेज फॉर द पुअर इज एलोकेटेड टू नॉट सो पुअर पीपल। कि जो एकदम गरीब लोगों तक जो एलोकेटेड रिसोर्सेज थे जो पहुंचने चाहिए थे वो नहीं पहुंचे। इफ़ द गवर्नमेंट इज़ सीरियस अबाउट पॉवर्टी एलिवेशन, कि अगर सरकार चाहती है कि इस तरह जो हमारे देश में गरीबी है उसको रिमूव किया जाए, दैन इट विल बी हैव टू इंश्योर। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम ये सुनिश्चित करें दैट द बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम्स रीच टू द पुअर्स। कि गरीब लोगों तक वो जो स्कीम्स के जो हम बात कर रहे हैं कि जो हमने योजनाएं चलाई हैं तो उनका जो योजनाओं का लाभ है वो गरीबों तक पहुँचे। मेजर्स अडॉप्ट फॉर पॉवर्टी एलिवेशन। की गरीबी निवारण हेतु अपनाए गए उपाय कौन से हैं। बिफोर द डिकेड ऑफ 1970 द गवर्नमेंट डिड नॉट मेक सफिशिएंट एफर्ट्स फॉर द पॉवर्टी एलिवेशन। द गवर्नमेंट believe that the effects of economic progress would gradually reach the weaker section of the society and solve the problem of the poverty. Automatically, it was later accepted that India's rate of development was very slow and its benefits also could not reach the poor in required amount. After 70s, a new multi-dimension policy was adopted in India. For poverty alleviation, many programs of labor employment, self-employment was launched and efforts were made to eliminate the problem of poverty. The government has identified the families living below the poverty line. They have adopted in their policy necessary services and services for their upliftment free or at low cost. These policies measures taken by the government have helped in reducing the poverty, but still it is not sufficient. कि 1900 दशक के से पहले सरकार ने जो है गरीबी निवारण हेतु कई सारे इतने सारे प्रयास नहीं, सार्थक प्रयास नहीं किए। सरकार को यह विश्वास था कि आर्थिक प्रगति के प्रभाव सरकार को यह विश्वास था कि आर्थिक प्रगति के प्रभाव समाज के कमज़ोर वर्ग तक धीरे धीरे पहुंच जाएंगे और गरीबी की समस्या का समाधान आर्थिक विकास के साथ स्वतः ही हो जाएगा। बाद में यह स्वीकार किया गया कि भारत की विकास दर बहुत धीमी है तथा इसके लाभ भी अपेक्षित मात्रा में गरीबों तक नहीं पहुंच पाए। 1970 के दशक में हम बात करें तो इसके पश्चात जो है गरीबी निवारण के भारत में नई बहुआयामी नीतियां जो हैं उनको लगाया गया। मजदूरी
रोजगार एवं स्वरोजगार के अनेक कार्यक्रम चलाए गए तथा रोजगार प्रदान के करके गरीबी की समस्या को समाप्त करने के प्रयत्न भी किए गए। गरीबी उन्मूलन के लिए सरकार ने गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की पहचान करके उनके जीवन निर्वाह हेतु आवश्यक वस्तुएं एवं सेवाएं कम कीमत पर या मुफ्त उपलब्ध करवाने की नीति भी अपनाई। सरकार द्वारा किए गए अनेक नीतिगत उपायों से जो है गरीबी में कमी तो आई, लेकिन गरीबी में जो यह कमी संतोषजनक नहीं थी। मतलब जितना रिज़ल्ट उस चीज़ का आना चाहिए था उन पॉलिसीज़ का, वो रिज़ल्ट हमारे गवर्नमेंट को नहीं मिला। अब हम इसमें स्टूडेंट दो जो मेजर प्रॉब्लम्स या दो जो चैलेंजेस इंडियन इकोनॉमी के सामने हैं, फर्स्ट था इन्फ्लेशन, वो हमने इसमें डिस्कस कर लिया। सेकंड इसमें जो हमारे सामने आया पॉवर्टी, वो हमने डिस्कस कर लिया। अब थर्ड जो मेजर प्रॉब्लम जो हमारे गवर्नमेंट के सामने या हमारी इकोनॉमी के सामने थी, वो थी अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है बेरोज़गारी। इफ़ अ पर्सन इज़ क्वालिफाइड, कि कोई व्यक्ति कार्य के योग्य एवं इच्छुक हो एंड विलिंग टू वर्क, काम करना चाहता है, बट फेल्स टू गेट एम्प्लॉयमेंट, लेकिन रोज़गार प्राप्त करने में असफल हो, दैन दिस सिचुएशन इज़ कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो इस स्थिति को बेरोज़गारी कहा जाता है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम कहें, इट कैन बी सेड दैट अ पर्सन हु इज़ नॉट एम्प्लॉयड इन एनी प्रोडक्टिव एक्शन इज़ अनएम्प्लॉयड। कि अन्य शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि एक व्यक्ति किसी उत्पादकीय क्रिया में लाभकारी तौर पर कार्यरत नहीं है तो बेरोजगार है। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ यूथ, but this young power will be beneficial only if it can be employed in higher employment. Many people in the villages and cities are engaged in agriculture work. Other people are engaged in businesses. Some others people are employed in education, health, banking and other insurance sectors. हम कहें कि भारत युवाओं का देश है, लेकिन यह युवा शक्ति तभी लाभदायक होगी जब इसे उचित रोजगार में नियोजित किया जा सके। अपने गांव या शहर में बहुत से लोग कृषि कार्य में लगे हैं, तो अनेक लोग व्यवसाय कार्य में भी रत हैं। साथ ही कुछ लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, बीमा आदि सेवाओं में कार्यरत हैं। प्रत्येक रोजगार प्राप्त व्यक्ति काम से स्वयं धन प्राप्त करता है। अब हम ये कहें कि एवरी एम्प्लॉयर रिसीव सेल्फ मनी फ्रॉम द वर्क कंट्रीब्यूशन इन द प्रोडक्शन फॉर हिज नेशन, कि जो भी हम अपने देश के लिए काम करते हैं उससे हमें पैसा मिलता है। एम्प्लॉयमेंट इज़ ऑल्सो अवेलेबल टू द पर्सन विद द रियलाइजेशन ऑफ वेल्थ, कि प्रत्येक हम ये कहें कि वह अपने राष्ट्र के लिए भी उत्पादन में योगदान देता है। रोजगार से व्यक्ति को धन की प्राप्ति के साथ अनुभव भी प्राप्त होता है, जिससे उसकी कार्य कुशलता में वृद्धि होती है, कि उसका जो स्किल्स होती हैं वो भी क्या होती हैं, डेवलप होती हैं। और उसका जो हम ये कहेंगे फेसेस मेंटल डिप्रेशन, जो मेंटल डिप्रेशन होता है वो भी उसका कम होता है। अनएम्प्लॉयमेंट मेक्स वन पर्सन इनएफिशिएंट एंड अनसोशल, कि बेरोजगारी जो है एक व्यक्ति को क्या बना देती है, अकुशल बना देती है, असामाजिक बना देती है। फिर हम कहें कि द सिचुएशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट्स न्यूमरस लॉसेस फॉर इंडिविजुअल, सोसाइटी एंड द नेशन। और बेरोजगारी एक व्यक्ति को अकुशल तथा असामाजिक बना देती है, और बेरोजगारी की स्थिति व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र के लिए अनेक हानियों का क्या करती है, निर्माण करती है। In order to understand unemployment, first of all, the necessary labor force, workforce and unemployment rate should be understood. कि बेरोजगारी को समझने के लिए आवश्यक है कि सर्वप्रथम श्रम शक्ति, कार्य शक्ति तथा बेरोजगारी की दर को समझा जाए। Then हम ये कहें कि द वर्क ऑफ लेबर फोर्स इज़ द फॉर्म ऑफ पॉपुलेशन हु सप्लाइज लेबर टू द करंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. It includes both employable and unemployed. Workforce is the part of the manpower that is in the employment. If the person desiring to work at the rate prevailing wages do not get the job according to his merit, he is called unemployed. The unemployment rate and the number of unemployed people is the ratio of the number of people involved in the labor force. कि हम ये कहें कि जो वस्तुओं एवं
श्रम शक्ति से हम तात्पर्य उस जनसंख्या से है जो वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन हेतु चालू आर्थिक क्रियाओं के लिए श्रम की आपूर्ति करती है। इसमें रोजगारशुदा तथा बेरोजगार दोनों को शामिल करते हैं हम। कार्यशक्ति श्रम शक्ति का वह भाग है जो रोजगार में तो है, प्रचलित मजदूरी की दरों पर कार्य करने में इच्छुक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार कार्य नहीं मिलने पर, यानी कोई व्यक्ति ये चाहता है कि मैं इस काम को बहुत अच्छे से कर सकता हूँ और मुझे इतना पेमेंट मिलना चाहिए, लेकिन उसके अकॉर्डिंग अगर उसको जॉब नहीं मिल रहा है तो वह बेरोजगार कहलाता है। बेरोजगारी दर बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या का श्रम शक्ति में शामिल लोगों की संख्या में अनुपात है। यानी ओवरऑल अगर हम कहें तो बेरोजगारी के अनुमान 3 अलग अलग दृष्टिकोणों, सामान्यतः हम कहें बात इसको तो सामान्य स्थिति, साप्ताहिक चालू स्थिति तथा चालू दैनिक स्थिति पर लगाए जाते हैं, जिनका अध्ययन हम उच्च स्तर की जो हमारी कक्षाएं हैं उनमें हम करेंगे। फिर हम इसमें आगे डिस्कस करते हैं। In order to mobilize unemployment related data, this organization had organized 68th round in 2011-12. It was found that on the basis of normal condition, the workforce was 395 per 1000 population and the workforce was 386, and in the 68th round 2011-12 the unemployment rate at normal position was 2.3 रेशियो। भारत में बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए भारतीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा अलग अलग दौरों का नियोजन करके आंकड़े जुटाए जाते हैं। बेरोजगारी संबंधी आंकड़े जुटाने के लिए इस संगठन ने 2011-12 में 68वां दौर चलाया था और इस दौर में पाया कि सामान्य स्थिति के आधार पर प्रति हजार जनसंख्या पर श्रम शक्ति 395 तथा कार्य शक्ति 386 रही। वह 2011-12 में 68वें दौर में सामान्य स्थिति पर बेरोजगारी है जो 2.3% आंकी गई, यानी काउंट की गई। अब इसमें है आपका नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कि बेरोजगारी के कौन कौन से प्रकार हैं। तो अब इसमें है टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की बेरोजगारी के कौन कौन से प्रकार हैं। तो सीजनल इन अनएम्प्लॉयमेंट हम सबसे पढ़ते हैं, मौसमी बेरोजगारी। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स की बहुत से व्यवसाय ऐसे होते हैं जो मौसम बदलने के साथ समाप्त हो जाते हैं। ऐसे व्यवसाय वर्ष की एक निश्चित अवधि या समय मौसम में ही रोजगार देते हैं। कृषि तथा कृषि आधारित जो उद्योग होते हैं इसका सर्वश्रेष्ठ हम कह सकते हैं कि उदाहरण है। जब मौसम प्रतिकूल होता है तो इन मौसमी व्यवसायों में लगे लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है और इससे जो है हम कहें कि मौसमी बेरोज़गारी कहा जाता है कि जो एग्रीकल्चर है या एग्रीकल्चर बेस्ड जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे बेस्ट एग्जांपल हम कहेंगे इसमें। फिर है आपका स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट यानी संरचनात्मक जो बेरोज़गारी है वो, अलॉन्ग विद द डेवलपमेंट एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी वेराइज इन one area demand is low and demand increase in other areas. Along with changes in the structure of economy, the nature of demand also change. Thus, due to structural changes by which unemployment arise, it is called structural unemployment. यानी विकास के साथ साथ अर्थव्यवस्था की संरचना बदलती रहती है। किसी एक क्षेत्र में मांग कम होती है तो किसी दूसरे क्षेत्र में मांग बढ़ जाती है। अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन के साथ साथ मांग का स्वरूप भी बदलता रहता है, यानी कभी किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है, कभी किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है। इस प्रकार संरचनात्मक परिवर्तनों के कारण जो बेरोज़गारी उत्पन्न होती है वह संरचनात्मक या स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। यानी मार्केट में कभी एक प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा बढ़ गई तो कभी दूसरे की बढ़ गई, तो जो एक जिसकी डिमांड कम हुई है जो उसके एम्प्लॉय हैं वो क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। अब इसमें थर्ड आती है आपकी टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट। टेक्निकल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है तकनीकी बेरोजगारी। द अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू इम्प्रूवमेंट्स इन प्रोडक्शन टेक्निक्स एंड द यूजेस ऑफ न्यू मशीन्स इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। द यूज़ ऑफ न्यू मशीन इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। हम कह सकते हैं कि उत्पादन की तकनीक में सुधार तथा नवीन मशीनों के प्रयोग के कारण जो बेरोज़गारी होती है वह तकनीकी बेरोज़गारी कहलाती है। सपोज़ कीजिए कि जैसे पहले के टाइम में हम बात करें, आज से अगर 5-10 साल पे पीछे जाते हैं हम, तो उस समय जो है लेबर ज़्यादा काम करती थी, लेकिन आज मशीन्स हमने नई टेक्निक्स का यूज़ किया है, तो जहाँ पे 10 आदमी काम करते थे वहाँ पे 3 ही आदमियों की आज ज़रूरत है, तो वहाँ पे 7 आदमी क्या हो गए आपके, अनएम्प्लॉयड हो गए। तो ये इस तरह की जो बेरोज़गारी है वो क्या कहलाएगी, हम ये कहें कि तकनीकी बेरोज़गारी कहलाएगी या टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट
कहलाएगा। अब है इसमें फ्रस्ट्रेटिंग अनएम्प्लॉयमेंट यानी घर्षणात्मक बेरोजगारी जिसको हम कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फ्रैक्शनल unemployment. The unemployment generate between the two employment periods is called distressing unemployment. This work is generated due to change, hurdle, lockout, etc. This employment is temporary. कि इसे भिन्नता बेरोजगारी भी कहा जाता है। दो रोजगार अवधियों के मध्य उत्पन्न बेरोजगारी को घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। यह कार्य बदलने, हड़ताल, तालाबंदी आदि के कारण उत्पन्न होती है। यह बेरोजगारी अस्थायी प्रकृति की होती है। यानी इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हम दे सकते हैं कि सपोज़ कीजिए कि कोई एक व्यक्ति है, वो कहीं काम कर रहा है और उसको कहीं और उसकी जो सिचुएशंस हैं या वहाँ के जो सर्कमस्टेंसेस हैं उसको ठीक नहीं लग रही, या वो जॉब चेंज करना चाह रहा है। तो वो जॉब चेंज करना चाह रहा है तो वो अपना जो प्रीवियस जॉब है उसे छोड़ देता है, और जब तक उसे नया जॉब नहीं मिलता तब तक, और पहले वाले जॉब को छोड़ने का जो समय है, तो उन दोनों जॉब्स के बीच का जो टाइम पीरियड है वो क्या कहलाएगा? फ्रस्ट्रेटिंग अनएम्प्लॉयमेंट। और ये क्या होता है? अस्थायी होता है, क्योंकि परमानेंट तो वो बेरोजगार रहने वाला नहीं, उसे जॉब चाहिए, तो वो फ्रस्ट्रेटिंग अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। अब इसमें आपका है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट यानी चक्रीय बेरोजगारी। रेगुलेटरी एक्टिविटीज़ ऑकरिंग इन द इकोनॉमी आर कॉल्ड अप एंड डाउन बिजनेस साइकिल. When there is a restriction in business cycles, the level of overall demand becomes very low. This also results in decline in production and unemployment. Due to lack of overall demand or business cycle, the problem of cyclic unemployment arises. तो अर्थव्यवस्था में होने वाले नियमित प्रकृति के उतार चढ़ावों जैसे तेज़ी आना, मंदी आना मार्केट में को व्यापार चक्र कहा जाता है। व्यापार चक्रों में जब मंदी की स्थिति होती है तो समग्र मांग का स्तर जो है वो बहुत कम हो जाता है। यानी मार्केट में जब मांग में कमी आती है तो जो प्रोडक्शन है उसमें भी कमी आती है। इससे उत्पादन एवं रोज़गार में भी गिरावट आती है, क्योंकि प्रोडक्शन कम हो रहा है तो लोगों को रोज़गार कम मिलेगा। तो समग्र मांग में कमी या व्यापार चक्रों के कारण चक्रीय बेरोज़गारी की समस्या जो है वो भी उत्पन्न हो जाती है। अब हम बात करते हैं हिडन अनएम्प्लॉयमेंट यानी छुपी हुई बेरोजगारी। मैनी टाइम्स इट हैपन्स दैट द पर्सन अपीयर्स टू बी एंगेज इन एम्प्लॉयमेंट। कई बार ऐसा होता है कि देखने में हमें लग रहा है कि व्यक्ति काम कर रहा है, बट इस कंट्रीब्यूशन टू टोटल प्रोडक्शन इज़ ज़ीरो और नेग्लिजिबल। लेकिन हम ये कहें कि कुल उत्पादन में उसका योगदान शून्य या नगण्य होता है। फिर हम बात करें इफ़ एक्सेसिव और एक्स्ट्रा लेबर इज़ टेकन अवे फ्रॉम दैट वर्क दैन देर इज़ नो डिक्रीजेस इन द क्वेंटम ऑफ टोटल एग्जाम्पशन, दिस इज़ कॉल्ड हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। यदि अधिक या अतिरिक्त श्रम को उस कार्य में से हटा दिया जाए तो कुल उत्पादन की मात्रा में कमी नहीं होती है, इसे छुपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। यह बेरोजगारी हम कहें कि अविकसित देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि क्रियाओं में अधिक पाई जाती हैं। जैसे कि हम एक बात करते हैं कि सपोज़ कीजिए एक लिमिटेड लैंड है, ज़मीन है, जिस पे 5 लोगों की ज़रूरत है काम करने की। एक फैमिली में 8 लोग हैं, ठीक है, तो वो 8 लोग उस ज़मीन पे काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे 5 की ही ज़रूरत है। तो वो जो 3 वहाँ पे काम कर रहे हैं उनका उस प्रोडक्शन में अगर आप उनको रिमूव भी कर देते हैं तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है उस लैंड की, उसके ऊपर कोई चीज़ का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी उनका उस प्रोडक्शन में ना कुछ इंक्रीज़ हो रहा है ना कुछ डिक्रीज़ हो रहा है, तो वो हो गया हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। दिस अनएम्प्लॉयमेंट ऑकर्स मोर इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी इन रूरल एरियाज टू अनडेवलप्ड कंट्रीज। जो अविकसित देश हैं उनमें जो कृषि क्षेत्र है वहाँ पे इस तरह की बेरोज़गारी हमें ज़्यादा देखने के लिए मिलती है, ड्यू टू बीइंग अ मेजर एग्रीकल्चर इकोनॉमी, जहाँ पे कि कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था हम कह सकते हैं। देन दिस स्ट्रक्चरल एंड हिडन अनएम्प्लॉयमेंट इज़ द हाइएस्ट इन डेवलप्ड कंट्रीज। देयर आर जनरली मोर एक्टिव एंड क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट। हम ये कहें कि संरचनात्मक एवं छिपी हुई बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है। विकसित देशों में सामान्यतः चक्रीय व घर्षणात्मक में जो बेरोजगारी है वो हमें अधिक देखने के लिए मिलती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। रीजंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी के पीछे कौन कौन से कारण हैं ये हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।